नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 की लोक प्रशासन की किताब है और इसी किताब का अध्याय 5 पाठ 5 और पाठ का नाम है जिला प्रशासन। तो इसमें इसी के आज हम अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको करेंगे जिला प्रशासन के। तो पहले नंबर पर प्रश्न है कि जिला प्रशासन से क्या अभिप्राय है। जिला प्रशासन से क्या अभिप्राय है, जिला प्रशासन के कार्यों का वर्णन करो। तो उत्तर में हम कहेंगे कि भारत में शासन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए, भारत में सरकार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए पूरे देश को अनेक राज्यों में बांटा गया है, राज्यों को अनेक जिलों में बांटा गया है और जिलों को आगे गांव और शहरों में बांटा गया है। इस प्रकार जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है, जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है। इसी स्तर पर जनता का सरकार से सीधा संपर्क होता है, यानी कि लोग जो है अपनी समस्याएं लेकर जिला स्तर पर जाते हैं और बाद में जिला स्तर द्वारा उसको सरकार तक पहुंचाया जाता है। भारत में जिला प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। मुगलों के शासनकाल में पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। प्रत्येक सूबे का मुखिया सूबेदार होता था और सूबा आज के राज्य की तरह होता था। सूबा आज की तरह राज्य की तरह होता था, यानी कि आज जिसको हम राज्य कहते हैं, मुगलों के समय में उसको सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबे को आगे सरकार में बांटा गया था, जहां सरकार का अर्थ जिला होता था, यानी कि आजकल जिसको जिला कहते थे उस समय जिला कहते हैं, उस समय मुगलों के समय में उसको सरकार कहा जाता था। सरकार के मुखिया को मनसबदार कहते थे। वह अपने कामों के लिए सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रत्येक सरकार अर्थात प्रत्येक जिले को आगे अनेक परगनों में बांटा गया था और प्रत्येक परगना अनेक गांवों से मिलकर बना होता था। परगना जिले के अंदर ही आज के तहसील के समान होता था। परगना जो मतलब था उसका मतलब है आज की तहसील। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो वह जितने बड़े क्षेत्र में व्यापार करती थी वह उसे डिस्ट्रिक्ट कहा करती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई तो वह जितने बड़े क्षेत्र में व्यापार करती थी उसे वह डिस्ट्रिक्ट कहा करती थी। जिला प्रशासन के अर्थ की अगर बात करें तो साधारण शब्दों में जिला प्रशासन का अर्थ जिले में सरकारी कार्यों का प्रबंध करना है। जिला प्रशासन का अर्थ जिले में सरकारी कार्यों का प्रबंध करना है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के अंतर्गत वे सभी सरकारी संस्थाएं, अधिकारी और लोक सेवक आ जाते हैं जो जिले की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। जिला प्रशासन के अंतर्गत वे सभी सरकारी संस्थाएं, अधिकारी और लोक सेवक आ जाते हैं जो जिले की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। उसके बाद है जिला प्रशासन के कार्य आपके पास आते हैं कई बार। तो जिला प्रशासन के कामों की बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जिला प्रशासन का मुख्य कार्य जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है। इस कार्य के लिए जिलाधिकारी, जिसको हम डीसी कहते हैं, तो इस कार्य के लिए जिलाधिकारी को अनेक प्रकार की शक्तियां दी गई है। वह जिले में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार के कदम उठा सकता है। जैसे वह जिले में धारा 144 भी लागू कर सकता है और यदि व्यक्तियों द्वारा शांति भंग किए जाने का खतरा हो तो उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकता है। दूसरे नंबर पर है राजस्व इकट्ठा करना, भूमि कर इकट्ठा करना। राजस्व इकट्ठा करना जिला प्रशासन का सबसे पुराना काम है। पुराने जमाने में जिला प्रशासन की जो स्थापना की गई थी वास्तव में वो राजस्व इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए की गई थी। तो राजस्व इकट्ठा करना जिला प्रशासन का सबसे पुराना काम है। सरकार द्वारा जिले में अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे उत्पादन कर, मनोरंजन कर, भूमि कर आदि। इन सब करों को इकट्ठा करना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था कर न दे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। तीसरे नंबर पर है न्याय प्रदान करना। जिला प्रशासन न्याय प्रदान करने का काम भी करता है। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्याय प्रदान करने के लिए जिला सेशन जज होता है जो न्याय प्रदान करने का काम करता है। विकास कार्य करना ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। जिला प्रशासन का काम जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है बल्कि जिले का विकास करना भी है। जिला प्रशासन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जिले में लागू करने का काम करता है। 5वें नंबर पर है जन कल्याण के कार्य करना।
जिला प्रशासन जनता के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य करता है, जैसे लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिक्षा का विकास करना, जिले में उद्योग और कृषि को प्रोत्साहन देना, संचार सुविधाएं प्रदान करना आदि। इन कार्यों को करने के लिए जिला स्तर पर अनेक विभागों की स्थापना की गई है। अलग अलग हैं, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, तो अलग अलग कार्य जो करते हैं। उसके बाद है छठे नंबर पर चुनाव संबंधी कार्य। भारत में समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, जैसे लोकसभा के लिए चुनाव, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव आदि। चुनाव करवाने की वास्तविक जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होती है। जब भी चुनाव होने होते हैं तो जिला प्रशासन चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है और चुनाव के लिए आवश्यक सामग्री देकर चुनाव करवाने के लिए भेजता है। 7वें नंबर पर है जनगणना संबंधी कार्य। देश में हर 10 साल के बाद जनगणना करवाई जाती है। जिला स्तर पर जनगणना करवाने की जिम्मेदारी जिलाधीश डीसी की होती है। इस काम के लिए वह अलग अलग कर्मचारियों को, भिन्न भिन्न कर्मचारियों को नियुक्त करता है और उनके प्रशिक्षण का प्रबंध करता है। 8वें नंबर पर है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, जिले में आवश्यक वस्तुओं जैसे निश्चित मूल्य पर अनाज, मिट्टी का तेल, कोयला, सीमेंट आदि वस्तुओं की आपूर्ति करने का काम भी जिला प्रशासन का ही होता है। जिला प्रशासन के इन कामों को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह मनुष्य के जीवन के हर पहलू के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। वास्तव में मनुष्य को आरंभ से लेकर अंत तक जिला प्रशासन पर निर्भर होना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है, जिलाधीश जिसको डिप्टी कमिश्नर या डीसी जिला प्रशासन की आधारशिला है, वर्णन करो। या फिर सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि जिलाधीश की शक्तियों या कार्यों का वर्णन करो। तो उत्तर में हम कहेंगे कि जिला प्रशासन में सबसे बड़े अधिकारी को, जिला प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जिला प्रशासन में सबसे बड़े अधिकारी को जिलाधीश, उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वह जिला प्रशासन की दूरी होता है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, वही एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। उसे सरकार की आंख, कान और बाजू, जिले का प्रथम नागरिक, जिला प्रशासन का सर्वोच्च अध्यक्ष और पंचायती राज संस्थाओं का अध्यक्ष भी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय में जिलाधीश के पास इतनी शक्तियां होती थी कि उस समय यह कहा जाता था कि जितनी शक्तियां भारत में जिलाधीश के पास हैं, उतनी शक्तियां संसार के किसी भी भूभाग में किसी भी अधिकारी के पास नहीं हैं। जितनी शक्तियां भारत में जिलाधीश के पास है, उतनी शक्तियां संसार के किसी भी भूभाग में किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। सबसे पहले जिलाधीश के पद की स्थापना 1772 जिलाधीश के पद की स्थापना 1772 में की गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट से बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, बंगाल से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त किया। उस समय राजस्व को इकट्ठा करने के लिए कलेक्टर के पद की स्थापना की गई थी, तो उस समय उसे को कलेक्टर कहा जाता था। जिलाधीश की नियुक्ति की अगर बात करें कि कैसे उसको नियुक्त किया जाता है, तो जिलाधीश के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इसके लिए आयोग हर साल एक लिखित परीक्षा का आयोजन करता है। और मेन है जिलाधीश के कार्य कि जिलाधीश क्या क्या करता है। वैसे तो वो जिलाधीश, जिला प्रशासन पूरा का पूरा जिलाधीश के चारों ओर घूमता है। तो जिलाधीश के कामों को या कार्यों को कई भागों में बांटा जा सकता है। और पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कलेक्टर के रूप में जिलाधीश क्या क्या करता है। तो कलेक्टर के रूप में देखा जाए तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कलेक्टर के रूप में जिलाधीश का सबसे पहला काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों जैसे भूमि कर, उत्पादन कर आदि को इकट्ठा करना है। उसकी तरफ से यह काम गांव के लंबरदार और दूसरे अधिकारियों जैसे पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो इसी में ही कलेक्टर के रूप में तो प्राकृतिक आपदा के समय वह फसलों को हुई हानि का मूल्यांकन करता है कि कितनी हानि फसलों को हुई, और आपत्तिग्रस्त लोगों को जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है, आपत्तिग्रस्त लोगों की सहायता करता है, उनके लिए लेकर आता है, उनको अनुदान देता है।
उसके बाद सी पर हम कहेंगे कि वह जिले में ज़मीनों की अदला बदली, लेन देन और संपत्ति के विभाजन की रजिस्ट्रियां बनाता है। जिले में ज़मीनों की अदला बदली, लेन देन और संपत्ति के विभाजन की रजिस्ट्रियां बनाता है। उसकी तरफ से यह काम तहसीलदार द्वारा किया जाता है। डी पर है वह कचहरी के टिकटों और स्टाम्प पेपर की भी बिक्री करता है। और ई पर है जिलाधीश नशीली वस्तुओं जैसे शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देता है। तो ये जिला कलेक्टर के रूप में उसके काम है। दूसरे नंबर पर कहे जा सकता है कि जिला अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या क्या काम करता है जिला अधिकारी के रूप में। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि जिलाधीश जिले के मुख्य अधिकारी के रूप में भी काम करता है। इस रूप में जिले के सभी विभाग जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, सार्वजनिक कार्य विभाग जिसको हम PWD कहते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि सारे के सारे उसके अधीन होते हैं। जिले में काम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी भी उसके नियंत्रण में होते हैं। बी पर है वह जिले में आने वाले मंत्रियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों VIP जिनको हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के दौरों की घोषणा करता है कि जिले में कौन आ रहा है और उनकी सुरक्षा और रहने की व्यवस्था करता है। सी पर हम कहेंगे कि जिलाधिकारी के रूप में वह जिले की नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करता है, जांच करता है और उन पर नियंत्रण रखता है। तीसरे नंबर पर जिलाधिकारी का जो काम है वो है जिला दंडाधिकारी के रूप में, मैजिस्ट्रेट के रूप में, जिला दंड अधिकारी के रूप में। तो जिला दंड अधिकारी के रूप में अगर बात करें तो पहले नंबर पर ए पर हम कहेंगे कि जिलाधीश जिला दंड अधिकारी के रूप में भी काम करता है। जिले में शांति स्थापित करना उसी की जिम्मेदारी होता है। इस कार्य के लिए वह धारा 144 लागू कर सकता है और यदि जिले में किसी स्थान पर शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा महसूस हो तो वह उचित कार्यवाही करने का आदेश दे सकता है। बी पर हम कहेंगे कि वह हथियारों के लाइसेंस देता है और विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिए ऐतराज नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन NOC जिसको हम कहते हैं, लाइसेंस देता है और विस्फोटक पदार्थों को रखने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी करता है। तो कई प्रकार के काम करता है। चौथे नंबर पर जिलाधिकारी के रूप में अगर उसको काम देखे जाए तो वो चुनाव अधिकारी के रूप में भी काम करता है। जब भी संसद या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो जिलाधीश, डिप्टी कमिश्नर, जिला चुनाव अधिकारी जिसको हम कहेंगे रिटर्निंग ऑफिसर, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में भी काम करता है। वह जिले में चुनाव संबंधी सभी प्रबंध करता है, जैसे चुनाव करवाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है। उसके बाद है जिलाधिकारी का एक और काम जिला जनगणना अधिकारी के रूप में। तो जिले में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना करवाने की जिम्मेदारी भी जिलाधीश की ही होती है। इस काम के लिए वह कर्मचारियों को नियुक्त करता है और उन्हें प्रशिक्षण देता है। छठे नंबर पर है जिला विकास अधिकारी के रूप में। जिला विकास अधिकारी के रूप में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश के विकास के लिए समय समय पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को अपने जिले में लागू करने का काम जिलाधीश का ही होता है। और आठवां है पंचायती राज संबंधी कार्य। तो पंचायती राज संबंधी कार्य की बात करें तो ए नंबर पर हम कहेंगे कि जिलाधीश राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं का मतलब पंचायती राज संस्थाएं और नगर निगम, तो जिलाधीश राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के बीच कड़ी का मतलब जोड़ने का काम करता है। वह इन संस्थाओं द्वारा लागू की गई विकास योजनाओं का निरीक्षण करता है। बी पर कहेंगे कि जिला परिषद द्वारा गांवों के विकास के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती है उन्हें राज्य सरकार के पास भेजता है। और सी पर हम कहेंगे कि वह समय समय पर पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण सुपरविजन करता है। और डी पर हम कहेंगे कि यदि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पास किए गए किसी प्रस्ताव से मानव जीवन, स्वास्थ्य, शांति या सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो वह उसे रद्द कर सकता है। इस प्रकार तीसरे नंबर पर इन कामों को देखकर पूछा गया है कि जिलाधीश की स्थिति का वर्णन करो, पोजीशन का वर्णन करो, जिलाधीश की स्थिति का वर्णन करो। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि जिलाधीश की शक्तियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसका जिला प्रशासन के प्रत्येक पहलू पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए उसे जिले का सर्वोच्च शासक कहा जा सकता है। स्वतंत्रता से पहले उसकी स्थिति बड़ी विचित्र थी। वह जिले का सर्वे सर्वा और स्वामी होता था। उस समय वह सरकार की आंख, कान और बाजू के रूप में काम करता था। पूरा जिला प्रशासन उसकी इच्छा पर निर्भर होता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसकी स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है, बड़ा भारी बदलाव आया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाने के कारण जिलाधीश को अब अपनी शक्तियों का प्रयोग बड़ी सूझबूझ से करना पड़ता है
उसे अब शासक की अपेक्षा लोक सेवक के रूप में काम करना, शासक की अपेक्षा लोक सेवक के रूप में काम करना पड़ता है। वास्तव में जिला प्रशासन की सफलता जिलाधीश के व्यक्तित्व और योग्यता पर निर्भर करती है। इसलिए यह कहा जा सकता है, यह कहा जाता है कि इस पद पर हमेशा उच्च कोटि के वरिष्ठ, योग्य, मेहनती, अनुभवी और ईमानदार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कर सके और जिला प्रशासन का संचालन दक्षतापूर्ण कर सके। अंत में यह कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की सफलता जिलाधीश पर निर्भर करती है, और यदि जिला प्रशासन विफल होता है तो जिलाधीश की अयोग्यता और अक्षमता के कारण ही ऐसा होगा। इसी में ही जिला प्रशासन में ही एक और प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, और वो है जिला प्रशासन में पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिसको हम कहते हैं, जिला प्रशासन में पुलिस अधीक्षक की भूमिका का वर्णन करो। उत्तर में हम कहेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको हम कहते हैं, छोटा नाम है एसपी, जिले में पुलिस का मुख्य अधिकारी होता है। इस पद पर भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इसके लिए उसे अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा पास करनी होती है, आईएएस की परीक्षा पास करनी होती है। यह परीक्षा हर साल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर लेते हैं उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण, जो अभ्यर्थी यानी कि जो इसको पास कर लेते हैं, जो एसपी बनना चाहते हैं, उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें भारतीय दंड संहिता, घुड़सवारी, हथियार चलाना, आपराधिक न्याय व्यवस्था आदि विषयों की जानकारी दी जाती है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उन्हें किसी जिले में पुलिस अधीक्षक के पद का व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें कुछ समय के लिए उप पुलिस अधीक्षक, डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम छोटा कहेंगे डीएसपी, बना दिया जाता है। इस दौरान वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन रहकर अपने कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और 5 से 7 साल का अनुभव होने के बाद उन्हें राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। बात करें पुलिस अधीक्षक के कामों की कि क्या काम है उसके एसपी के, तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि पुलिस अधीक्षक का मुख्य काम जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है, और यह काम वह जिलाधीश की आज्ञा अनुसार करता है। दूसरे पर चौकसी के माध्यम से अपराधों का नियंत्रण करना। तीसरे नंबर पर है आपराधिक जांच विभाग, जिसको सीआईडी कहते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, आपराधिक जांच विभाग का निरीक्षण करना, उसकी जांच करना। और चौथे नंबर पर है समय समय पर अपने अधीन थानों का निरीक्षण करना। 5वें पर है जिले में पुलिस प्रशासन की प्रगति का मूल्यांकन करना। 6ठे नंबर पर है पुलिस प्रशासन के कल्याण के लिए प्रयास करना। और 7वें पर है जनता से अच्छे संबंध स्थापित करना। 8 नंबर पर हम कहेंगे कि समय समय पर जिला पुलिस प्रशासन की गतिविधियों की रिपोर्ट जिलाधीश और उप पुलिस महानिदेशक, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी को भेजना। और 90वें नंबर पर है आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जिलाधीश को देना। लघु उत्तर प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं, और उसमें पहले नंबर पर हम कहेंगे कि जिला प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधीश। अगला प्रश्न है जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिले में कानून और व्यवस्था की स्थापना करना। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जिला कलेक्टर का पद पहली बार कब स्वीकृत किया गया था? जिला कलेक्टर का पद पहली बार कब स्वीकृत किया गया था? 1772 में, अंग्रेजों के समय में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य इकाई क्या थी? तो जिला प्रशासन उस समय होता था। नंबर नेक्स्ट है जिलाधीश को कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है जिलाधीश की भर्ती कैसे की जाती है? तो ये ऊपर बताया जा चुका है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा आयोजित करके, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा आयोजित करके। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है।
अगले नंबर पर है जिलाधीश या उपायुक्त किस सेवा से संबंध रखता है। जिलाधीश या उपायुक्त किस सेवा से संबंध रखता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से, IAS टाइप का वो अफसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उपायुक्त या DC का स्थानांतरण, ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, जिलाधीश का स्थानांतरण कौन कर सकता है। राज्य सरकार कर सकती है क्योंकि राज्य सरकार के अधीन काम करता है। प्रश्न अगला पूछा गया है कि पुलिस अधीक्षक SP किस सेवा से लिया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा से, IPS इंडियन पुलिस सेवा का वो अधिकारी होता है। पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और जिले में फौजदारी मुकदमों की सबसे ऊंची अदालत क्या कहलाती है। जिले में फौजदारी मुकदमों की सबसे ऊंची अदालत क्या कहलाती है, तो उसको सेशन कोर्ट हम कहते हैं, सेशन कोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है पुलिस अधीक्षक का एक कार्य लिखो, तो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका महत्वपूर्ण काम है। अगला है भारत के संविधान में जिला शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में, किस धारा में किया गया है। भारत के संविधान में जिला शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के संदर्भ में उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जिला कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। जिला कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है, सही है या गलत है, तो ये इसका उत्तर सही है। और अगला प्रश्न जो है वो ऑप्शन पूछे गए हैं, जिलाधीश का कौन सा कार्य नहीं है। जिलाधीश का कौन सा कार्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे, A पर है कानून व्यवस्था बनाए रखना, B पर राजस्व एकत्रित करना, C पर केंद्र सरकार को परामर्श देना और D पर है विकास कार्यों का निर्देशन और नियंत्रण करना। तो वास्तव में जिलाधीश का जो काम है वो केंद्र सरकार को परामर्श सलाह देना नहीं है, तो जो कार्य जिलाधीश नहीं है उसका, तो वो C है, केंद्र सरकार को परामर्श देना जिलाधीश का काम नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।